पेशेंस के साथ में रीड करें। कहता है द सम ऑफ डिजिट, द सम ऑफ डिजिट, डिजिट का सम पूछा है, कहा है द सम ऑफ द डिजिट, किसकी डिजिट, ऑफ 2 डिजिट नंबर, हमारे पास जो 2 डिजिट नंबर है उनकी डिजिट का सम बोला है। क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट, किसकी डिजिट, ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर के डिजिट का सम कितना है, इज 9। कितना है, 2 डिजिट नंबर के डिजिट का सम कितना है, 9 है। चलिए अब मान लेते हैं, अब आप जानते होंगे 2 डिजिट नंबर क्या है। 2 डिजिट नंबर डायरेक्ट कंसीडर कर लीजिए, 10y प्लस एक्स कंसीडर कर लीजिए, या 10x इक्वल टू 10x प्लस वाई कंसीडर कर लीजिए 2 डिजिट नंबर। तो हमने लिया क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट ये, ठीक है। एक्सरसाइज है 3.4, ठीक है। तो हमको मानना है लेट 2 डिजिट नंबर के यूनिट प्लेस में कोई नंबर होगा और 2 डिजिट नंबर के 10 प्लेस में कोई नंबर होगा। तो हम मान लेते हैं लेट टू डिजिट नंबर लिखना हमने आपको बता दिया था। लेट यूनिट प्लेस नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर कितना है, x है, यानी 2 डिजिट नंबर के यूनिट प्लेस का नंबर कितना है, x है। देयरफॉर, ठीक है, 10 प्लेस नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर के 10 प्लेस का नंबर कौन है, y है। तो 10 प्लेस का नंबर पता चल गया और यूनिट प्लेस का नंबर पता चल गया। तो अब हमारे पास जो 2 डिजिट नंबर है उसको हम फ्रेम कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर जो हमारे पास है, रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर, जो हमारे पास नंबर है 2 डिजिट नंबर, वो कौन सा, जिसका हमको यूनिट प्लेस पता चल गया 2 डिजिट नंबर और जिसका हमको 10 प्लेस पता चल गया। तो 10 प्लेस पे y है, तो 10 वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10y हो गया, और यूनिट वाले को 1 से मल्टीप्लाई करके हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी 10y प्लस एक्स ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, कहा रहा है, ये कहा जा रहा है कि इनके डिजिट का सम कितना है, इसके डिजिट का सम कितना है, 9 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, ठीक है, सम ऑफ डिजिट कितना है, इज इक्वल टू 9। डिजिट का सम कितना है, 9 है। तो इसका मतलब डिजिट कौन है, x है और y है, यूनिट पे x है और 10 पे कितना y है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड सिचुएशन में अगर देखा जाए क्या कहा जा रहा है, सेकेंड सिचुएशन कह रहा है 9 टाइम्स ऑफ दिस डिजिट। दिस डिजिट का मतलब क्या है, हमारी डिजिट जो हमने माना हुआ है, जो हमने लिखा हुआ है, उस डिजिट का 9 टाइम्स, 9 टाइम्स ऑफ दिस डिजिट, आगे बोला है 9 टाइम्स ऑफ दिस डिजिट इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। किसके इक्वल है 9 टाइम्स, वो 9 टाइम्स इक्वल है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यानी जो आप रिवर्स कर देते हैं डिजिट को, वो जो नंबर मिलता है उसका ट्वाइस हमारे वाले नंबर के 9 के बराबर है। तो हमें बोला है कि 9 टाइम्स ऑफ दिस डिजिट इज इक्वल टू द ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, ठीक है। 9 टाइम्स यहां लिखते हैं, 9 टाइम्स ऑफ दिस डिजिट is equal to the 2 times of
2 टाइम्स ऑफ नंबर 2 टाइम्स ऑफ 2 डिजिट नंबर obtained by रिवर्सिंग द डिजिट, यानी डिजिट को रिवर्स करने पर जो नंबर मिल रहा है उसका 2 टाइम्स हमारे वाले नंबर्स के 9 टाइम्स के बराबर है। फिर से समझिए, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, जो हमारे पास नंबर उसका 9 टाइम्स किसके बराबर है? 2 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, मतलब आपको जो नंबर मिल रहा है रिवर्स करने से डिजिट को, उसका 2 टाइम्स हमारे वाले के 9 टाइम्स के बराबर है। तो हम अपने वाले को क्या करते हैं? 9 टाइम्स कर देते हैं। हमारा वाला नंबर कौन सा है? वो है हमारा वाला नंबर। तो 10y प्लस x ये हमारा वाला नंबर था, और रिवर्स करने पर कौन सा ना मिले? तो रिवर्स करने पर x y को कर दीजिए और y x को कर दीजिए, तो कितना मिल जाएगा? 10x प्लस y ये मिल जाएगा। और हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना हुआ? 90y और 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। हमने 20x को इधर लिया, सॉरी हाँ 2y को इधर लिया तो 88y मिलेगा, और 9y को 9x को उधर लिया तो 11x मिलेगा, और ये 11 से 88 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू क्या मिल गई? 8y। इक्वेशन सेकेंड। और हमें कहा है एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, तो आप एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए आप इक्वेशन से बताइए, इक्वेशन यानी जर्नल इक्वेशन बनाइए। तो जर्नल इक्वेशन हमारे पास क्या होगी? x माइनस 8y इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन होगी। अप्लाई एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड में आपको पेयर ऑफ इक्वेशन साथ रखनी पड़ेगी। सॉल्व अप्लाई एलिमिनेशन मेथड x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस 8y इक्वल टू 0। क्या कर दें? ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें? ऑफ कोर्स सब्ट्रैक्ट कर दें। क्यों? क्योंकि इसके कोएफिशिएंट सेम है और इनका साइन भी सेम है, इसका मतलब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब साइन नीचे के चेंज हो जाएंगे। तो ये खत्म। इधर कितना मिला? 8y और प्लस y 9y। 9 प्लस 9 माइनस 0 9, तो y की वैल्यू क्या निकल के आई? 1। पुट y इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में रखें तो क्या मिलेगा? जैसे फर्स्ट इक्वेशन में लिखें तो x प्लस 1 इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई? 8। x की वैल्यू 8 निकल आई, y की वैल्यू 1 निकल आई। देन 2 डिजिट नंबर कौन सा हो सकता है? 2 डिजिट नंबर हमारा क्या? 10y प्लस x है, तो y की वैल्यू पता है, x की वैल्यू पता है, रख दीजिए। कितना मिलेगा? 10y प्लस x था, तो 10 इंटू 1 प्लस 8 कितना मिल रहा है? 18। 2 डिजिट नंबर हमारा कौन सा आया? 18 आया। ठीक है, ये मिल रहा है हमारे पास। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए 2 का 4th नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 2 का 4th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रीड करते हैं। मीना वेंट टू ए बैंक, मीना बैंक जाती है टू विड्रॉ 2000 रुपीज़। विड्रॉ का मतलब होता है निकालना, ठीक है, पैसे निकालना। बैंक जाती है पैसा निकालने। कितना निकालने जाती है पैसा? 2000 रुपीज़ निकालने जाती है। चलिए अब 2000 रुपीज़ निकालने जाती है तो वो क्या करती है आगे? सी आस्क्ड द कैशियर, वो कैशियर से कहती है, सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट ओनली। वो कैशियर से कहती है आप मुझे 2000 रुपये दीजिए, लेकिन 2000 रुपये कैसे देना है? उसमें केवल 50 रुपीज़ नोट होने चाहिए और 100 रुपीज़ नोट होने चाहिए। तो अगर वो 50 रुपीज़ नोट होगा तो 50 रुपीज़ नोट से कुछ पैसा बनेगा, और 100 रुपीज़ का नोट होगा तो 100 रुपीज़ से कुछ पैसा बनेगा, और दोनों को ऐड करके वो 2000 उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अब वो कहता है कि 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट होने चाहिए। मीना गॉट 25 रुपीज़, 25 नोट, सॉरी, मीना को जो मिलते हैं वो कितना? 25 नोट्स इन ऑल, यानी जितने भी नोट्स बने 2000 में, यानी 50 और 100 मिला करके वो कितने बन रहे? 25 नोट्स मिले टोटल उसको। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़
एंड 100 रुपीज सी रिसीव। आपको बताना है कि वो जो मीना है वो 50 रुपीज़ के नोट कितने पाई और 100 रुपीज़ के नोट कितने पाई। तो हम मान लेते हैं कि मीना ने 50 रुपीज़ के नोट x पाई और 100 रुपीज़ के नोट कितनी पाई, y पाई। तो मान लेते हैं हम, लेट मीना गॉट रुपीज 50 नोट्स कितना x, देयरफॉर रुपीज 100 नोट कितना y, 100 रुपीज़ के कितना पाती है y। और अगर 50 रुपीज़ के x नोट पाती है, 100 रुपीज़ के y नोट पाती है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नोट कितनी है उसकी, टोटल नोट है 25। इसका मतलब मैं 50 रुपीज़ नोट्स को और 100 रुपीज़ नोट को ऐड कर दूँ तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 25, क्योंकि 50 के x पाती है और 100 के y पाती है। तो टोटल नोट 25 है, तो x प्लस y 50 प्लस 100 इक्वल टू कितनी होने चाहिए, 25। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड सिचुएशन क्या कह रहा है, सेकेंड सिचुएशन में हमें ये क्या करना है, कैलकुलेट, यानी 2000 रुपीज़ वो निकालने जाती है। तो जाहिर से बात है कि जो 50 रुपीज़ नोट से कुछ पैसा बनेगा और 100 रुपीज़ नोट से कुछ पैसा बनेगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, 2000 मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। टोटल मनी या कहें, हाँ ठीक है, टोटल मनी बाई रुपीज 50 नोट्स, 50 रुपीज नोट से टोटल मनी कितनी बन रही है, हमको बनेगी 50x, इतनी मनी बनेगी, रुपीज 50x। एक नोट 50 रुपीज और कितनी नोट है, x नोट है, तो 50x। टोटल मनी बाई रुपीज 100 नोट, ये कितना मिलेगा, 100 रुपीज 100y, ये बन जाएगा। क्योंकि एक नोट 100 रुपीज़ की है और कितनी नोट है हमारे पास, y नोट है, तो 100 रुपीज़ से कितना पैसा बन गया, इतना बन गया, 100y बन गया। और 50 रुपये से कितना पैसा बन गया, 50x बन गया। अब ये दोनों को ही क्या करेगा, वो कलेक्ट करेगा, उठा करके मीना को दे देगा। क्योंकि 50 रुपये की पहले वो काउंटिंग करेगा, फिर 100 रुपये की काउंटिंग किया तो 50 रुपये से इतना बैलेंस बना और 100 रुपये से इतना बैलेंस बना, और दोनों को ऐड करके दे दिया क्या, मीना को। इसका मतलब मीना गॉट 2000 रुपीज़, यानी 50x प्लस 100y इक्वल टू कितना, 2000। यहाँ से 50 कॉमन आ रहा है, कॉमन कर लीजिए आप, 50x प्लस 2y इक्वल टू 2000, और ये 50 से ये ख़त्म हुआ, कितना मिलेगा आपको, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, x प्लस 20y, x प्लस 20y इज इक्वल टू 40। इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। x प्लस 2y इक्वल टू 40 इक्वेशन सेकेंड, और इक्वेशन फर्स्ट आप सॉल्व करें इसको तो आगे और भी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, सॉल्व किया तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 25, और ये x प्लस 2y इक्वल टू 40। कोएफिशिएंट x के बराबर है, सीधा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये खत्म हो गया, तो -2y और प्लस का y, माइनस का y, माइनस का 40 प्लस का 20y माइनस का 15, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, 15। y की वैल्यू 15 निकल के आई, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, पुट y इक्वल टू 15 इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट में रखा तो कितना मिलेगा, x प्लस 15 इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, 10।
यानी 50 रुपीज़ के नोट कितने हैं, 10 है, और 100 रुपीज़ के नोट कितने हैं आपके पास, 15 है। तो 100 रुपीज़ नोट, रुपीज़ 100 नोट कितना है, 15 है, और रुपीज़ 50 नोट्स कितना है, 10 है। ठीक है, ये आपको निकल के आई, आपके पास मीना इतने नोट्स पाएगी आपके पास। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5th डिस्कस करते हैं, 2 का। ठीक है, ए लीडिंग लाइब्रेरी, या तो लेंडिंग जो भी आप पढ़ सकते हैं, ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स्ड चार्ज फॉर ए फर्स्ट 3 डे। यानी एक कोई लाइब्रेरी है, लीडिंग लाइब्रेरी है, जिसका फर्स्ट 3 डे का चार्ज कितना फिक्स है। यानी आप पहले 3 दिन तक आप कोई बुक रखेंगे आपके पास, उसका चार्ज फिक्स है। अगर उससे ज़्यादा दिन आप रखते हैं तो पर डे के हिसाब से चार्ज लगना स्टार्ट हो जाएगा। 3 दिन का आपका फिक्स चार्ज है। 3 दिन के बाद अगर आप एक्स्ट्रा डे रखते हैं अपने पास कोई बुक, तो वो क्या होगा, उसका फिक्स चार्ज लगेगा। सबसे पहले लाइब्रेरी क्या होती है, लाइब्रेरी एक आपके पास स्कूल में एक बुक का स्टोर होता है, वहाँ पास सारी बुक, वैरायटी टाइप की बुक्स रखी होती हैं, और वहाँ से आपको बुक इशू होती है पढ़ने के लिए, बुक इशू होती है पढ़ने के लिए। आप नॉवेल्स है, मटेरियल है, एग्ज़ाम मटेरियल है, ठीक है, ये सारी की सारी बुक्स आपको वहाँ पास अवेलेबल होती हैं। आप वहाँ से इशू करा करके बुक्स आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हर जगह का रूल अलग है लाइब्रेरी का। कहीं कहीं आपको पैसे पे करने पड़ते हैं कुछ दिन के लिए बुक्स के पढ़ने के लिए, और कहीं कहीं आपको फ्री में मिल जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पास बोला गया है, यहाँ पैसा ही पे करना पड़ रहा है। वो कितना पे करना पड़ता है, फिक्स है फर्स्ट 3 डे का आपका चार्ज। फर्स्ट 3 डे का चार्ज फिक्स है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। यानी इस 3 दिन के बाद आपको हर एक दिन का एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। यानी 3 दिन के बाद अब आपको हर एक दिन का एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। चलिए, सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता 27 रुपीज़ पे करती है, और वो बुक को कितने दिन रखती है, 7 डे रखती है। 27 रुपीज़ पे करती है, कितने दिन रखती है, 7 डेज रखती है। ठीक है, तो हमें अब 7 डे रखती है। 7 डे में आपको उसमें से फिक्स वाला कितना हो गया, 3 डे आपका फिक्स हो गया। बचा कितना, एडिशनल डे 4 डे बचा। अब एडिशनल डे 4 डे बचा, तो इसमें किस हिसाब से चार्ज लगेगा, इसमें आपको पर डे के हिसाब से चार्ज लगेगा। तो फिक्स वाला 3 डे आप हटा दिए, एडिशनल चार्ज कितना लगा, 4 डे का लगा, तो आपको 4 डे का चार्ज आपको बताना पड़ेगा आपको। फिर इसी तरीके से सूजी है आपके पास, वो 21 रुपये पे करती है 5 डेज़ के लिए। 5 डेज बुक रखती है अपने पास, और 21 रुपये यानी 21 रुपीज़ पे करती है। और इसके में अगर एडिशनल और अगर फिक्स की बात करें तो 3 डे फिक्स हो गया और 2 डे एडिशनल हो गया। 5 दिन रखती है, तो 2 डे एडिशनल हो गया और 3 डे फिक्स हो गया। तो फिक्स वाला कुछ अलग होगा और एडिशनल वाला कुछ अलग होगा। और हम जानते हैं कि ये 5 दिन का कितना पे करती है सूजी, आपका 21 रुपीज़ पे करती है। तो हम मान लेते हैं कि जो आपका फिक्स 3 डे का चार्ज है वो 100 रुपीज़ है, क्योंकि वो फिक्स आई है, चाहे 1 डे रखे, चाहे 2 डे रखे, चाहे 3 डे रखे, आपको फिक्स देना ही देना। फर्स्ट फिक्स 3 डे का चार्ज है, तो आपको फर्स्ट 3 डे चार्जेस लेट मान लेते हैं, लेट फर्स्ट 3 डे फिक्स चार्ज, लेट फर्स्ट 3 डे फिक्स्ड चार्ज कितना है, ₹X। एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। एक दिन का आपका एडिशनल चार्ज कितना है, ₹Y, क्योंकि आपको कह रहा है इसके बाद, यानी इस 3 दिन के बाद, फिक्स वाले के बाद
आपको हर एक दिन का एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा, यानी एक दिन का y है तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरिता जो है पेड 27 रुपीज फॉर 7 days। सरिता एक बंदी है, वो 27 दिन के लिए कितने 27 रुपीज कितने दिन के देते हैं, 7 दिनों के 27 रुपए देती है। तो हमको पता है इस 7 दिन में 3 दिन तो फिक्स वाला है, तो फिक्स वाले का चार्ज कितना हो गया x, और 4 दिन एक एडिशनल है, तो 4 दिन का कितना होगा एडिशनल, एक दिन का y है तो 4 दिन का कितना होगा 4y, और कितना बना 27। सेकेंड सिचुएशन सूजी है, वो भी ठीक है पेड 21 रुपीज फॉर 5 days। 5 दिन के लिए 21 रुपीज पे करती है। तो अब 5 दिन में 3 दिन तो आपका एडिशनल हो गया, वो 3 दिन तो फिक्स हो गया, एडिशनल कितना बचा 2 दिन, तो एक दिन का y है तो 2 दिन का कितना होगा 2y। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो x सॉल्व किए, x + 4y = 27 और x + 2y = 21। सब्ट्रैक्ट कर दें, ये खत्म हो गया, और ख़त्म होते ही आपको क्या मिला, आपके पास 2y और यहाँ से 6, और y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3। पुट y = 3 इन फर्स्ट इक्वेशन। पुट y = 3 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो हमें क्या मिलेगा x + 3 इंटू या कहें 4 इंटू 3 = 27। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 4 3 जा 12, 12 उधर गया 27 माइनस 12, x की वैल्यू क्या निकल गया है 15, यानी 3 दिन का आपका 15 रुपये है। तो आपको फिक्स चार्ज कितना है 15 रुपीज़ है, एडिशनल पर डे चार्ज कितना है ₹3। एक दिन का 5 रुपये और एडिशनल फिक्स चार्ज कितना है आपका 15 रुपये। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब हम डिस्कस करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के आगे हमने लिखा डिलीटेड। इसका मतलब क्या है, हाँ सीबीएसई ने अब की बार इस मेथड को हटा दिया है ड्यू टू कोविड-19। कोविड-19 की वजह से जो हमारा लॉस हुआ है, उस वजह से हमारे सब सिलेबस से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस चैप्टर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटा दिया गया है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है डिस्कस करते हैं, लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस मेथड को लर्न नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए मेथड क्या होता है, बट आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको ये इसी मेथड से सवाल करें। नहीं, आप 2 मेथड पढ़े हुए हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, आप उनसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज इसकी हम लगाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि इससे ही क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके पूछे, वो तो जनरली उससे भी क्वेश्चन एराइज कर सकता है। वो बोलेगा एलिमिनेशन लगा करके कर लो और सब्स्टिट्यूशन लगा करके कर लो। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम बता दे रहे हैं, लेकिन इसकी एक्सरसाइज करेंगे किस मेथड से करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे और एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। तो 2 मेथड आपको एग्जाम में आने हैं, ये मेथड आपको नहीं आना है, लेकिन इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे और उसमें आपको क्रॉस नहीं लगाना होगा, एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको फिर कंफर्म नहीं है कि आपको कौन करना है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको एज ए नॉलेज आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो हमारे पास जर्नल इक्वेशन हमारे पास कितनी है, जर्नल इक्वेशन की बात करें बहुत इजी है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। एक जर्नल इक्वेशन हमारे पास कितनी है,
हमको पता है जनरल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, पेयर ऑफ जनरल इक्वेशन, एक सिंगल जनरल इक्वेशन a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, यह जनरल इक्वेशन है। इसी तरीके से दूसरी जनरल इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c1 इक्वल टू 0, जैसे मैं कह रहा हूँ बस वैसे ही आपको प्रोसीड करना है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना चाहता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फार्मूला जानना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पास x वाले डिजिट को हाइड कर दूंगा, x को हाइड कर दूंगा ये, और हमेशा राइट की तरफ चलूँगा, हमेशा राइट की तरफ चलूँगा, और राइट की तरफ डिजिट मिलेगी तो पहले उसको रखूँगा और उसके बाद फिर उसके बाद आगे वाली डिजिट रखूँगा, और नहीं मिलेगी तो रखने के बाद पीछे घूम करके फिर राइट चलूंगा। इस बात को ध्यान रखिए, अगर आगे डिजिट नहीं मिल रही है तो मैं आगे पीछे घूम कर के आऊँगा, फिर राइट की तरफ चलूँगा। मैं हमेशा राइट की तरफ चलूँगा, लेफ्ट की तरफ नहीं चलूँगा, याद रखिएगा। तो मैं यहाँ पास x को हाइड किया तो x लिखा ये, अब मुझे x लिखा तो मुझे चलना क्या है, राइट की तरफ, हमेशा ऐसे चलना है मुझे एरो की डायरेक्शन में। अब एरो की डायरेक्शन में चला है तो मैं यहाँ पास से ये जो कॉफिशिएंट है और कांस्टेंट है केवल उसको उठाऊंगा, वेरिएबल को नहीं उठाऊंगा। तो मैंने लिखा कांस्टेंट b1 और नीचे की तरफ b2, नीचे की तरफ इसका इधर साइड में अब बचा c1 और c2, ब्रैकेट लगा दिया। और ये जो है बेटा b1 b2 और c1 c2 पिकअप बाय साइन, क्या करेंगे, मैं लिख देता हूं पिक विथ साइन, पिक विथ साइन, साइन के साथ में इनको उठाना है। जो जैसा साइन होगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लेकर के आएंगे, निगेटिव होगा तो निगेटिव लेकर के आएंगे। ये y इक्वल टू हो गया। अब y को, अब आगे की तरफ चले, y को हाइड किए और हमको चलना किधर है, हमेशा राइट की तरफ चलना है। अब राइट की तरफ केवल क्या मिल रहा है, y को हाइड किए तो y लिखें, हमें क्या मिल रहा है c1 और c2, लेकिन आगे की तरफ 0 है तो 0 तो लिखना नहीं, हमें नंबर से लिखना है। तो हमने राइट की तरफ चला, केवल 2 नंबर मिले, c1 और c2 मिल रहा है, और इसके बाद कोई नंबर नहीं मिल रहा है, तो हम घूम करके पीछे से आए तो हमको क्या मिल गया, a1 और a2, a1 और a2 मिल गया। ये लगा दिए मॉड इज इक्वल टू। अब हम फिर यहाँ पास आते हैं, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, और जब वेरिएबल नहीं है तो क्या कंसीडर कर लें, 1 कंसीडर कर लें। जब वेरिएबल नहीं इसके साथ तो 1 कंसीडर कर लें। अब देखिए ये हाइड किए, हमको क्या चलना है, राइट की तरफ चलना है। राइट की तरफ कोई डिजिट नहीं मिली हमको, राइट की तरफ कोई चीज़ नहीं मिल रहा है, तो फिर से घूम करके आए, क्या मिला, पहले कौन मिला, a1 और a2, फिर कौन मिला, b1 और b2, ये चीज़ मिल गया। ये लिखने का तरीका आपको। अब क्या करते हैं, हम सीधा जानते हैं इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बस ऐसे ही आपको करना है, x अपान b1 c2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद एक आप साइन लगाएंगे, क्या, कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। आपने मल्टीप्लाई किया और साइन लगाया, साइन लगाने के बाद अब जो बचे हुए नंबर हैं उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, c1 और b2, c1 और b2। इसी तरीके से इसमें भी आपको करना है y, c1 a2 का मल्टीप्लाई हुआ, c1 a2 का मल्टीप्लाई हुआ, और मल्टीप्लाई होने के बाद आपने क्या कर दिया, साइन लगा दिया। अब बचे हुए नंबर इसके अंदर के मल्टीप्लाई कर दो, a1 और c2, ये हो गया। अब यहाँ पास की बात करते हैं, फिर से a1 और a2 की बात करते हैं, a1 और b2 की बात करते हैं, और a1 और b2 मल्टीप्लाई हो गया तो अपने से एक माइनस का साइन लगा दें। माइनस का साइन क्यों आता है आप 12th में समझेंगे, आप वहाँ पास डिटर्मिनेंट्स में बात करेंगे, ठीक है। a1 और a1 b2 मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास, फिर बचे हुए नंबर कौन है, a2 और b1 है, तो आपने क्या किया, a2 और b1
और हमेशा ध्यान रखिए विथ साइन से बात करेंगे, पिक विथ साइन, जो भी ऑप्शन उठाएंगे पिक विथ साइन। ये हो गया आपका कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये हो गया। अब हमको पता है कि यहां से हम दो दो का पेयर बनाएंगे, एक वेरिएबल लेंगे और एक कांस्टेंट नंबर लेंगे, वेरिएबल लेंगे कांस्टेंट नंबर लेंगे। तो इसका मतलब हमने लिखा x अपान b1 c2 माइनस c1 b2 इज इक्वल टू, अब वेरिएबल लिया कांस्टेंट लिया, 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1, ये हो गया। फिर से वेरिएबल y वाला लिया y, और y के लिखा c1 a2 माइनस a1 c2, ये इज इक्वल टू 1 a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये चीज़ आपका क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। और फिर से मैं बता दूं, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दिस मेथड इज नॉट वैलिड फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन बट दिस इस आपके जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बेसिस जो एक्सरसाइज है उसमें वर्ड प्रॉब्लम है, तो उस वर्ड प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में कभी भी मेंशन करके नहीं आता है कि आप फलाने मेथड से करें, तो आप उसको करना है। तो आपके पास दो मेथड और हैं, आप उनसे उस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप किसी भी टॉपिक पे नहीं अप्लाई करेंगे, ओनली एलिमिनेशन है या सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपको इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को नहीं पढ़ना है, ये एग्जाम में नहीं आने वाला है, इस मेथड से कोई सवाल नहीं आने वाला है, तो आप इसको हटा दीजिए। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।